नमस्कार दोस्तों। हम दो दोस्त मिलकर एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम इतिहास की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास न सिर्फ हमें अतीत की जानकारी देता है बल्कि वर्तमान की समस्याओं से जूझने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए एक श्रृंखला है जिसमें हम इतिहास की घटनाओं पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम आपका साथ चाहेंगे, क्योंकि इतिहास एक दो लोगों का काम नहीं है, एक संपूर्ण संस्कृतियों का काम है। तो ऐसे में जो हमारे मित्र हैं वो हमसे प्रश्न पूछेंगे और हम उसका जो भी मेरी छोटी मोटी समझ है उससे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अभी आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहे आपसे कि आधुनिक भारत की शुरुआत जहाँ तक मानी जाती है वो यूरोपियों के आगमन से मानी जाती है। तो यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ और उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया यहाँ पे और किस तरह किया, ये आप हमें बताइए। आधुनिक भारत का आरंभ, आधुनिक शब्द से ही हमें ये विदित होता है कि आधुनिकता का मतलब है कि प्रश्न करना। जब जनता प्रश्न करने लगे अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, तो हम मान लेते हैं कि आधुनिकता की आरंभ हो चुका है। ऐसे में जब यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था चरम पर थी, लगभग 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है, जब सामंतवादी व्यवस्था थी, वहाँ की सामंतवादी व्यवस्था को हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं। फ्यूडल व्यवस्था में ये होता था कि जो फ्यूडल्स होते थे वो कई फ्यूडल्स होते थे, उनका एक राजा होता था। इन फ्यूडल्स के पास बहुत सारे अधिकार होते थे, सेना के अधिकार होते थे, संपत्ति के अधिकार होते थे, और ये लगान वसूलते थे, किसानों से खेती करवाते थे, और उन किसानों को हम सर्फडम के नाम से भी जानते हैं। वहाँ किसानों को कोई अधिकार नहीं था, ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई अन्य कार्य कर सकते थे, ना वो अपनी मर्ज़ी से कहीं दूसरे राज्य या दूसरे क्षेत्र में जा सकते थे, यहाँ तक कि विवाह भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में जब औद्योगिकरण का उदय हुआ, ऐसे में जब कारखाने आए, तब मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी। जो किसान त्रस्त थे सामंतों के अत्याचारों से, उन्होंने उस अत्याचार की बेड़ियाँ तोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाए, जिसमें रोज़गार मिला, आमदनी उत्पन्न हुई। लेकिन कहते हैं कि जब औद्योगिकरण हुआ, कारखाने लगे, तो उत्पादन बहुत सारा होने लगा, और उस उत्पादन के लिए हमें एक बाज़ार चाहिए था। ऐसा नहीं था कि बाज़ार नहीं था, व्यापार पहले भी होता था, लेकिन वो व्यापार बिचौलियों के माध्यम से होता था। एशिया के व्यापार पर अरब वासियों का कब्जा था। अरब के माध्यम से व्यापार यूरोप में होता था, और यूरोप में इटली का प्रभुत्व स्थापित था। चाहे संपूर्ण व्यापार पर रोम का जो प्रभुत्व था वो बहुत ज़्यादा था। ऐसे में जब ये जो व्यापार था एशिया से हो रहा था, तो इसमें हुआ क्या, इटली की जो समृद्धता थी, इटली की जो उन्नति थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो व्यापारिक रास्ता था उस पर इटली का कब्ज़ा था, उधर अरब का कब्ज़ा था। और ऐसे में जो स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गए, ये जो बड़े बड़े देश थे, इनके अंदर ईर्ष्या की भावनाओं से ग्रसित हो गए। इनके अंदर भी ये भावना उठी कि हमें भी समृद्ध होना है, हमें भी आगे जाना है। एक नव जागरण का उदय शुरू हुआ। तो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुई एक नए रास्ते की खोज की। तो ऐसे में पुर्तगाल सबसे पहले आया। उसने न जाने कितने अपने नाविकों को भेजा। सबसे पहला नाम आता है बार्थोलोमू डियास का, जो 1488 में लगभग भारत की खोज के लिए निकला, और निकलते निकलते वो भारत तो नहीं पहुंचा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के तट पर पहुंच पाया, जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा, जो कालीकट के तट पे आया, और जब कहते हैं कि जब वो यहाँ से लौटा तो इतना मुनाफे के साथ लौटा जितना हमने सोचा भी नहीं था। और आगे की जो कहानी है वो हमारे मित्र बताएंगे कि कैसे पुर्तगालियों का आगमन भारत में। जब वास्को डी गामा वापस जब लौटा, तो वो जो यहाँ से माल लेके गया था उसने वहाँ पे 60 गुने में बेचा। तो जब वहाँ के लोगों को पता चला तो उन्होंने यहाँ पे व्यापार करने के लिए सोचा। तो उन्होंने पहले अपने गवर्नर भेजे यहाँ पे। जो पहला जो गवर्नर आया था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा,
से कुछ अधिकार दिए गए थे कि वे यहाँ पे किलेबंदी कर सकता है और नीतियाँ भी बना सकता है। तो उसने जो पहली नीति बनाई वो था ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम। जो कार्टेज सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भारतीय शासक जो हैं, अगर वो जहाज़ के थ्रू व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। समुद्री व्यापार के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गवर्नर आए हमारे वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसने बीजापुर से गोवा, मतलब बीजापुर पे छीन के गोवा लेके आया था अपना मुख्यालय, और हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी। ये नीति इसलिए अपनाई थी उसने क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहा था और भारत में घुल मिलना चाह रहा था, अपनी संस्कृति को, वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाह रहा था, ताकि वो भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ सके और अपने व्यापारिक लाभों को बढ़ा सके, उनमें अभिवृद्धि कर सके। ठीक है। इसके बाद गवर्नर कौन? इसके बाद नूनो दी कुन्हा जी आए थे यहाँ पे, और ये अपना मुख्यालय जो है कोचीन से उल्टा बोल गया, कोचीन से गोवा ले गए थे ये मुख्यालय अपना। हाँ, कोचीन से गोवा ले गए थे उसने। और जो अल्फांसो था वो उसने बीजापुर से छीना था गोवा को। बीजापुर से गोवा। हाँ, और उसने लाल सागर के किनारे जो तट थे उस पर किलेबंदी भी की थी। इस तरह ये तीन जो शासक गवर्नर जो हमारे आए थे, और जो मेन जो था इनका जो द्वितीय गवर्नर था अल्फांसो, इसके टाइम पे क्या हुआ, पुर्तगाली जो है पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे भारत में, उनका व्यापार चलने लगा था बढ़िया से। तो इन तीनों की सहायता से पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया भारत में। जैसा कि ये ज्ञान जब भी मिला है, ज्ञान क्या कहें, ये परिचर्चा हुई है। इस परिचर्चा को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की श्रृंखला में हम कुछ इससे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत है, अभी लड़खड़ाएंगे तो आगे चल के चलना सीखेंगे। आगे की श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली को पतन के बारे में। अभी तो हम लोग ने बताया कि आए कैसे थे, व्यापार कैसे किया, अभी ये बताएंगे इनकी स्थिति कैसी थी भारतीयों की, इनके आने से पहले और इनके आने के बाद कैसी स्थिति हुई, ये बात करेंगे। फिर डच लोग आए, फिर अंग्रेज आए, फिर इस तरह से हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में। बाय बाय।